तभी अरु उन लोगों की तरफ देखता है जो पहले से ही काफी परेशान और डरे हुए लगते हैं। वो अपने धड़कते हुए दिल को शांत करने के लिए एक लंबी सांस लेता है और फिर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, पार्थ भाई ने मुझे परी के साथ 4 साल पहले जो हुआ उस इंसिडेंट के बारे में बताया था जो उस बच्ची के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस पर हमने मतलब मैं और ऋषि ने कुछ सोचा है जो है कि हमें जल्द से जल्द ये क्लियर करना होगा कि बेबी के पेट में क्या प्रॉब्लम है और अगर कुछ सीरियस हुआ तो वी नीड टू स्टार्ट हर ट्रीटमेंट फास्ट। डॉट 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 तो जैसे ही वो थोड़ा ठीक हो जाएगी और उसके घाव भर जाएंगे हमें सबसे पहले उसके कुछ टेस्ट कराने होंगे जिससे हम कुछ पता चलेगा। पर अभी के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके पेट पर चोट ना लगे और रही बात उसके हेल्थ की तो वो मैं संभाल लूँगा, आप लोग परेशान मत हो। ये सब सुनते ही सब परेशान तो हो जाते हैं पर उनका अरु पे भरोसा भी होता है जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा घबराने की बात नहीं लगती। तभी साक्षी उनसे कहती है, मैंने तभी बाबाजी से अरदास की थी कि अगर मेरी बच्ची को जल्दी से होश आ गया तो जब वो ठीक हो जाएगी मैं उसे लेकर गुरुद्वारा जाऊंगी, तो मुझे सबसे पहले गुरुद्वारे जाना है परी के साथ। इस पर आरती साक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, साक्षी सिर्फ तुम ही नहीं बट हम सब लोग भी आएंगे तुम्हारे साथ। पूरी कपूर और मल्होत्रा फैमिली जाएंगी गुरुद्वारे जब हमारी प्रिंसेस थोड़ा ठीक हो जाएगी। सब लोग भी आरती की बात से सहमत होते हैं और ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है। मल्होत्रा फैमिली के सभी मेंबर्स वापस चले जाते हैं और वहां सिर्फ पंखु और अरु होते हैं। राघव भी एक जरूरी काम से उसके ऑफिस चला जाता है पर पार्थ साक्षी और नीति के साथ घर में ही होता है। तभी पार्थ को एक कॉल आती है जिससे वो बात करता है पर तभी अचानक से उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। पार्थ वो फोन कॉल कट करता है और अपनी रूम की तरफ जाता है जहां अरु रो के साथ रुका था। जब पार्थ रूम के अंदर जाता है वो देखता है कि अरु एक सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ रो अभी तक सोई हुई होती है। वो अरु की तरफ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, अरु। पार्थ की आवाज़ सुनते ही अरु अपनी नज़रें लैपटॉप स्क्रीन से घुमाते हुए उसकी तरफ देखता है पर जब वो पार्थ के चेहरे पर एक सीरियस लुक देखता है वो अलर्ट हो जाता है और पार्थ से पूछता है, भाई व्हाट हैपेंड? आप कुछ परेशान लग रहे हो। एवरीथिंग इज ओके ना? अरु के सवाल पर पार्थ उसे जवाब देते हुए कहता है, नो कुछ भी ठीक नहीं है अरु। परी की जान को खतरा है और वो भी उसके अपने चाचू चाची से। ये सुनते ही अरु शॉक होता है। तभी पार्थ उसे आगे बताता है, मैंने अपने आदमियों से कहा था कि वो उनकी पूरी डिटेल्स निकाले और ये पता करने की कोशिश करे कि वाई दे आर डूइंग दिस विद परी एंड व्हाट दे वांट फ्रॉम हर। अभी मुझे मेरे गार्ड ने बताया कि दे आर बिहाइंड प्रिंसेस फॉर हर मनी एंड प्रॉपर्टी जो अबीर अंकल ने परी के नाम पर की हुई है जब वो हुई थी। अबीर अंकल के पूरे बिजनेस की ओनर सिर्फ और सिर्फ परी ही है। डॉट 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 सहगल्स की पूरी प्रॉपर्टी परी के नाम पर है जो उसे उसके 18 साल पूरे करने के बाद मिलेगी। इसका मतलब उन्होंने प्रिंसेस को अपने साथ सिर्फ इसीलिए रखा था ताकि उन्हें सहगल्स का पूरा बिजनेस और प्रॉपर्टी मिल पाए। पर देखो शायद बाबाजी भी ये नहीं चाहते कि अबीर अंकल के मेहनत की कमाई उन लोगों के हाथ लगे। तभी अरु भी उसका साथ देते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई। उन लोगों को प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और रही बात अंकल के बिजनेस की तो वो प्रिंसेस खुद संभालेगी। माना कि अभी वो छोटी है पर जब सही समय आएगा वो पूरा बिजनेस अपने हाथ में लेगी। तब तक हम उसे बिजनेस में ट्रेन करेंगे ताकि वो बिना किसी की हेल्प के खुद अपना बिजनेस संभाल सके और बाकी हम सब तो होंगे ही उसके लिए। पार्थ सोती हुई रो के तरफ देखते हुए कहता है, अरु सबसे पहले हमें उन लोगों का कुछ करना होगा कि उनकी बिजनेस और प्रॉपर्टी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि परी को कोई हार्म हो क्योंकि जैसा हमें पता है कि जब बात पैसे और बिजनेस पर आती है तब कोई चाचा नहीं होता या फिर कोई भतीजी नहीं होती, सिर्फ आगे वाला हमें हमारा दुश्मन ही नजर आता है, फिर वो चाहे हमसे कितना भी करीब क्यों ना हो। डॉट 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 पर यहाँ बात बिल्कुल उल्टी है। परी के चाचा उस बच्ची से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं तो वो एक बार भी नहीं सोचेंगे परी को नुकसान पहुँचाने के लिए या फिर उसे मारने के लिए भी। आई डोंट नो अरु बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अबीर अंकल एंड काव्या मासी के सडन एक्सीडेंट के पीछे हो ना हो परी के चाचा का ही हाथ है ताकि अबीर अंकल के बाद उन्हें सहगल्स की प्रॉपर्टी और बिजनेस मिल सके। पर परी की वजह से वो नहीं हो पाया तो शायद उसी बात का बदला वो आज तक इस छोटी सी जान पर टॉर्चर करके निकाल रहे हो। तभी अरु गुस्से में पार्थ से कहता है, अगर आपका शक सही हुआ ना भाई तो परी की कसम ऐसी भयानक मौत मारूंगा मैं उन्हें कि अगले जन्म में इंसान का जन्म लेने से पहले वो लोग 100 बार सोचेंगे, मेरी जान को तकलीफ देंगे वो। अरे उस तक पहुंचने से पहले मैं उनकी जान ना ले लूं।
मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने का हक किसी को नहीं है, खुद मुझे भी नहीं। और रही बात उनकी, तो अभी उनको ये बताने का वक्त आ गया है कि अरहान मल्होत्रा चीज़ क्या है। सहगल्स की प्रॉपर्टी चाहिए ना उन्हें, तो अभी मैं बताता हूँ कि सहगल्स की प्रॉपर्टी के लिए उन्हें क्या क्या और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जस्ट वेट एंड वॉच ब्रो। ये कहते वक्त अरु के फेस पर उसकी सबसे फेमस और फेवरेट डरावनी मुस्कान होती है, जो अपने आप में ही किसी को भी सिर से पांव तक हिलाने में काफ़ी है। वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं, तभी रो की प्यारी सी आवाज़ उन्हें उनकी दुनिया से खींच लाती है। जब वो रो की तरफ देखते हैं, उनके चेहरे पर अपने आप ही बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो हंसने लगते हैं कि उनकी रूह पूरी तरह से उस सॉफ्ट कंबल में फंस चुकी होती है और वो उससे बाहर निकलने के लिए उस कंबल से फाइट कर रही है। सामने का प्यारा सा नज़ारा देखते ही अरु और पार्थ दोनों की हंसी छूट जाती है, जिसकी वजह से रूह का ध्यान अपने भाइयों और बेस्ट फ्रेंड की तरफ पड़ता है। उन्हें ऐसे पागलों की तरह हंसता हुआ देख रूह एक क्यूट सा पाउट बनाती है और ऊपर की तरफ देखते हुए अपने प्यारे बाबाजी से उनकी शिकायत करते हुए कहती है, बाबाजी देखो ना कैसे है ये लोग, यहाँ मेरी हेल्प करने के बदले कैसे मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हाँ गंदे भैयू और अरु, मुझे बात नहीं करनी आप दोनों से। मैं पापा से कंप्लेंट कर दूंगी आपकी कि आप लोग उनके प्रिंसेस पर हंस रहे थे, और फिर देखना वो कैसे पनिश करते हैं आप दोनों को। इतना कहकर वो अपना प्यारा सा मुंह गुब्बारे के जैसे फुला लेती है और दूसरी तरफ देखती है। रो को ऐसे गुस्से में देख अरु पार्थ के साथ उसके तरफ बढ़ते हुए पार्थ से कहता है, ओह माय गॉड भाई, आपने देखा यहाँ किसी को तो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है हमारे ऊपर, और ये तो मेरे गुस्से से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अभी हमें कौन बचाएगा प्रिंसेस के गुस्से से। अरु का साथ देते हुए पार्थ भी डरा हुआ फेस बनाते हुए उससे कहता है, हाँ यार, मुझे भी डर लग रहा है, आज तो हम गए। इतना कहते ही वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं और तभी रूह उनसे अपनी सबसे मासूम और भोली भाली शक्ल बनाते हुए कहती है, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, उड़ा लो, पहले सब उड़ाते थे, अभी आप दोनों भी उड़ा लो। रूह की ये बात सुनते ही उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अरु उसके पास आकर रूह को उस कंबल से धीरे से बाहर निकालते हुए कहता है, नहीं बेबी, हम क्यों भला आपका मजाक उड़ाएंगे, बोलिए। वो हम तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे आपके साथ, हमारा इंटेंशन आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था प्रिंसेस। पार्थ भी रूह का फेस उसके हाथों में पकड़ते हुए कहता है, हाँ परी प्लीज आप सैड फील मत करो, देखो भैयू और अरु दोनों भी सॉरी है आप। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे रूह खुद हंसने लगती है, जिसे देख वो दोनों पहले तो बहुत शौक होते हैं, बट फिर उन्हें सब समझ में आता है। तभी अरु रूह की नाक धीरे से पकड़ते हुए उससे कहता है, बदमाश बच्चे, तो आप हम दोनों की टांग खींच रहे थे, हाँ बहुत ज़्यादा नॉटी हो आप परी, बट कोई बात नहीं, हम भी हम है, इसका बदला तो हम आपसे लेकर रहेंगे। वो पार्थ की तरफ देखता है, क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने। इस पर पार्थ रूह से कहता है, हाँ प्रिंसेस, आप बस तैयार रहिए कि उनकी ना ही मैं अपना बदला लेना छोड़ता हूँ और ना ही अरु। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है और बाबाजी की बहुत मेहर है आपके ऊपर कि आप मेरी क्यूटी सिस्टर और अरु की जान आए मीन फ्रेंड हो, क्योंकि अगर आपके जगह पर कोई दूसरा होता तो वो इस टांग खींचाई के बाद तो कभी किसी और की टांग खींचने के लायक ही नहीं रहता। देखो कितने ज़्यादा प्रीशियस हो आप बच्चे। इस पर रूह अपने एक हाथ से अपने बालों को हवा में उड़ाते हुए कहती है, वो तो मैं हूँ ही, बट अभी के लिए मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, और देखो मेरे टमी के सभी चूहे मामू कैसे आपस में रेस लगा रहे हैं, उन सबको खाना चाहिए वरना वो सब मेरे टमी से बाहर भी आ सकते हैं। रूह की प्यारी सी बात सुन के अरु उसके गालों पर किस करता है और पार्थ पीछे से उसकी बलों पर। फिर वो दोनों एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं, जिसे रूह देख लेती है और थोड़ा डरते हुए उन दोनों से कहती है, आप दोनों ये इशारों में क्या बातें करते हो, ये कोई गेम है क्या जो मुझे नहीं आता। बिना कुछ बोले वो दोनों अचानक से रूह पर टूट पड़ते हैं और उसे आगे और पीछे दोनों तरफ से कसके गले लगाते हैं। खुद को उन दोनों की बाहों में कैद देख रूह चौंक जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। वो शायद इसी प्यार और अपनेपन के लिए तड़पती आ रही थी जो उसे यहाँ बिना मांगे मिल रहा है, और कहीं ना कहीं रूह को ये बात भी पता थी कि यहाँ सब के सब उस पर अपनी जान छिड़कते हैं, तो इसीलिए यहाँ वो अपना बचपना भी फिर से एक बार पूरी तरह से जीना चाहती थी, जो उसने अपने मम्मा पापा के जाने के बाद कभी नहीं जिया। रूह बस अपने ही दुनिया में खोई थी। तभी अचानक से उसने अरु की आवाज़ सुनी जो उससे कह रहा था, आप सच में बहुत बहुत प्यारे हो प्रिंसेस, प्लीज़ हमेशा ऐसे ही रहना और किसी के लिए भी खुद को चेंज नहीं करना, क्योंकि ये आपका रियल सेल्फ है जो अभी हमारे साथ है, तो हमारे लिए रहेगा ना हमारा बच्चा हमेशा ऐसे ही बिल्कुल केयरफ्री और ऐसे बच्चों वाली हरकतें करने वाला, सबको अपनी शैतानियों से परेशान करने वाला, राइट।
रो उन दोनों की तरफ देखती है जो पहले से ही उसकी तरफ एक आस लगाए देख रहे होते हैं। रो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हाँ में हिलाती है और वो दोनों रो को फिर से गले लगा लेते हैं। तभी रो उन दोनों के बीच में से अपना सिर किसी छोटे से चूहे जैसे बाहर निकालती है और उनसे कहती है, मुझे भूख लगी है, खाना दो, खाना दो। रो की इस बच्चों वाली हरकत पर दोनों हंसते हैं और पार्थ रो से अलग होता है। तभी अरु रो को अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, हाँ हाँ बाबा, चलो अभी सबसे पहले आपके इस छोटी सी टमी को फील करते हैं, वरना बाद में पता चले कि भूख की वजह से आपने पूरे केएम को ही अपने सिर पर उठा लिया। वो तीनों नीचे आते हैं और देखते हैं कि पंखू और नीति डाइनिंग टेबल पर खाना सेट कर रही है और साक्षी किचन में है और सवेंस को कुछ ऑर्डर दे रही है। तभी वो रो को बिठाते हैं और दोनों मिलकर उसे पूरा खाना खिला देते हैं। हाँ, वो नखरे तो बहुत दिखाती है पर वो भी हार नहीं मानते। दूसरी तरफ रो के चाचा का घर। रवि बेड पर लेटा होता है। सुधा और तानिया उसकी चोटों की ड्रेसिंग कर रही होती है क्योंकि बेचारा बहुत पीटकर जो आया था अरु, राघव और पार्थ के हाथों से। पर शायद ये बात उसकी ईगो पर आ गई थी जिसकी वजह से वो अभी बहुत भड़का हुआ था और साथ में वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी भी आग बबूला हुई थी। तभी तानिया ने अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए कहा, मॉम डैड, इस रूही का तो हमें कुछ करना ही होगा। आप दोनों ने आज देखा नहीं कैसे ऐश कर रही है वो वहाँ उस कपूर मैंशन में। ओह गॉड, मैंने आज फर्स्ट टाइम इतना बड़ा और आलीशान महल देखा है और उसमें गई हूँ। वहाँ वो वर्ल्ड नंबर 1 डॉक्टर अरहान मल्होत्रा भी था। ... हाय कितना हॉट एंड हैंडसम है वो, पर वो सब उस 2 टके की पागल लड़की के लिए परेशान हुए पड़े थे। आखिर है क्या उसमें जो मुझमें नहीं है? उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ मैं, तो उनका पूरा अटेंशन मुझे ही मिलना चाहिए, उस जाहिल लड़की को नहीं। मुझे अरहान मल्होत्रा चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तानिया सहगल का, और मैं उसे उस रूही से किसी भी हालत में छीन लूंगी। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक डरावनी और शैतानी मुस्कान होती है। तभी रवि उससे कहता है, चिंता मत करो तनु, तानिया वो तो तुम्हारा ही होगा क्योंकि उस रूही को अभी हम सबको बाय बाय कहना होगा। वो अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी है मुझे उस मनहूस लड़की के लिए और ये मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, पर इसका बदला तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। बस एक गहरा घाव और उसकी जान बाहर। सुधा को तो समझ में आती है रवि की बातें, पर तानिया के सिर के ऊपर से जाने की वजह से वो रवि से पूछती है, क्या मतलब है आपका डैड? एक घाव और जान बाहर? मैं कुछ समझी नहीं। तभी सुधा उससे कहती है, तुम्हारे डैड ने कभी ऐसे ही उसे नहीं मारा था तनु। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसका पेट बहुत कमज़ोर है। जब हमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिली थी उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर आगे चलकर उसके पेट पर कभी भी कोई गहरा घाव हो जाए तो उससे उसकी जान भी जा सकती है, और इसीलिए तुम्हारे डैड की फेवरेट जगह उसका पेट ही था और मेरा भी। ... पता है ना कैसे हम मारते थे उसे उसके पेट पर जब तक उसे खून की उल्टियाँ ना हो। तो अभी उसका पेट काफ़ी कमज़ोर है और ऐसे में अगर किसी ने वही गहरा घाव दे दिया तो बेचारी बच्ची को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए यही सही वक्त है क्योंकि वो अगर वहाँ रही तो हमारे 14 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तभी तानिया उनसे कंफ्यूज होकर पूछती है, पर मॉम हमें तो उसके सिग्नेचर चाहिए ना, तभी तो सहगल्स की प्रॉपर्टी और बड़े पापा अबीर का बिजनेस हमारे नाम होगा। इस पर रवि अपनी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मिलेगी। हमें उसके मरने से पहले उसकी सिग्नेचर भी मिलेगी क्योंकि बिना उन पेपर्स पर साइन किए तो मैं उस लड़की को मरने नहीं दूंगा। वो तीनों हंसने लगते हैं और ऐसे ही समय भी आगे बढ़ता है और एक हफ्ता गुजर जाता है। इस एक हफ्ते में कपूर और साथ ही साथ मल्होत्रा फैमिली भी रूह का बहुत ख्याल रखती है। रूह से मिलने के लिए मल्होत्रा फैमिली से रोज कोई ना कोई आता है, जिसकी वजह से उन लोगों की रूह के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और रूह कपूर फैमिली के जैसे मल्होत्रा फैमिली की भी लाडली बन चुकी थी। इस हफ्ते के दौरान अरु ने भी रूह का बहुत ध्यान रखा, वो ठीक से खाना खा रही है या नहीं, और मेडिसिन के लिए तो रूह अरु से बहुत डांट भी खाती थी, पर लास्ट में उसे मेडिसिन खानी ही पड़ती थी। दोनों फैमिली कपूर और मल्होत्रा के लाड प्यार से और अरु के बहुत ही स्ट्रिक्ट डॉक्टर वाले अवतार से अभी रूह बहुत हद तक ठीक थी और उसके घाव भी भर रहे थे, जो सबके लिए ही एक बहुत अच्छी बात थी। वो सब रूह के साथ खुश थे, पर वो सभी उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हुए खतरे से बिल्कुल अनजान थे, जो शायद उनकी खुशी उनसे छीनने के लिए काफ़ी था। अब आगे रूह एक सुनसान रास्ते से जा रही होती है, तभी अचानक से पीछे की तरफ से उसे किसी के पैरों की आहट महसूस होती है, जिसकी वजह से रूह बहुत डर जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो बिना पीछे मुड़े आगे की तरफ ही बढ़ रही होती है, पर तभी कोई पीछे से उसका एक हाथ पकड़ता है जिससे उसकी सांसें तेज होने लगती है।
वो पीछे वाला इंसान जो कोई भी है वो रूह को अपने तरफ मोड़ता है और जैसे ही रूह उसकी तरफ मुड़ जाती है वो रूह के पेट में एक बहुत ही नुकीली चीज़ डाल देता है जिससे रूह की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है और वो अपना पूरा दम लगाते हुए चिल्लाती है, नहीं। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है सबसे पहले अपना पेट देखती है जो अभी बिल्कुल ठीक होता है और उस पर कोई कट या बड़ा घाव नहीं होता कि उनकी रूह ने क्रॉप टॉप पहना हुआ था जिससे उसका पेट साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो गहरी सांस लेती है तभी उसका ध्यान रूम के चारों तरफ पड़ता है और वो देखती है कि वो खुद अपने, जो असल में राघव और साक्षी का है, सॉफ्ट बेड पर बैठी है। तभी उसे एहसास होता है और वो खुद को डांटते हुए कहती है, धत तेरे की रो, तू पागल है क्या? इस वॉस एंड जस्ट माई हॉरिबल ड्रीम। बट कितना ज्यादा डरावना था बाबाजी, प्लीज आप ना कभी मुझे ऐसे उटपटांग सपने ना दिखाया करो, मैं डर जाती हूँ। क्या आपको अच्छा लगता है इस प्यारी सी छोटी सी बच्ची को ऐसे डराते हुए? ऐसे तो एक दिन सच में मेरी जान ही निकल जानी है पक्का। तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुलता है और घबराई हुई नीति और साक्षी अंदर आती है और रो को ऊपर से नीचे उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हैं। तभी नीति रो से पूछती है, परी क्या हुआ आपको? आप इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? आप ठीक हो ना? कहीं आपको फिर से पेट में दर्द तो नहीं हो रहा ना? साक्षी भी रो का जवाब जानने के लिए उसकी तरफ देखती है पर वो तो नीति से भी ज्यादा डरी हुई होती है। उन दोनों को इतना डरा देख रूह को बुरा लगता है और वो एक प्यारे से बच्चे की तरह अपने दोनों कान पकड़ते हुए उनसे कहती है, आई एम सो सॉरी मम्मा और भाभी। मुझे आपको डराना नहीं था, वो तो बस मुझे एक गंदा सा डरावना सपना आया जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी और इसमें ही शायद मैं चिल्लाई, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी पक्का। तभी साक्षी रो को गले लगा लेती है और उसके माथे पे किस करते हुए कहती है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, ये आपके हाथ में नहीं था ना, तो सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। रो अपना सिर हिलाती है, अच्छा अभी आपका पेटू कैसा है? कुछ ठीक लग रहा है आपको या फिर अभी भी दर्द हो रहा है परी? तभी रो अपनी प्यारी सी नॉर्मल आवाज़ में कहती है, मम्मा अभी ठीक है, आप दोनों ना छोटी छोटी बातों से डर जाते हो। वो कल मैंने ज़्यादा चिकन खा लिया था तो शायद इसीलिए दुख रहा होगा, बट देखो अभी बिल्कुल ठीक है। तभी वो उन दोनों की तरफ देख उनसे सीरियस आवाज़ में पूछती है, आप दोनों में से किसी ने ये बात उन तीनों राघव, पार्थ, अरु और खासकर अरु को तो नहीं बताई ना? कि उनकी पता नहीं क्यों पर मेरे लिए तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लाइक वो पुराने जमाने के किसी सेंट्रल जेल के कोई जेलर हो और मैं उनकी कैदी। रो साक्षी के सीने में अपना चेहरा छुपाती है, मम्मा मुझे नहीं बात करनी उनसे, ही इज़ सो मीन मतलबी, और अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करे तो बोलना कि मैं उनसे बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा हूँ और जब तक वो मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम नहीं दिलाते मैंने नहीं बात करनी उनसे, दैट्स फाइनल। हाँ। रो की शिकायत सुनने के बाद नीति साक्षी से कहती है, मम्मा इस बार तो हमारी डॉल सच में बहुत नाराज है अरु से। बेचारे को परी को मनाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और वो भी करना पड़ेगा जिसके वो सख्त खिलाफ है। उसे अगर प्रिंसेस को मनाना है तो आइसक्रीम दिलानी ही होगी क्योंकि ये मैडम भी बहुत ज़्यादा जिद्दी है जब बात अरु से अपनी कोई बात या कोई ख्वाहिश मनवाने की हो तो। अभी लगता है उसका बैंड बाजा ढोल नगाड़ा सब बजने वाला है, आज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। साक्षी नीति को ऐसे देख हंसती है, तभी रो साक्षी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसके ड्रेस को थोड़ा सा खींचती है जिससे साक्षी और साथ में नीति भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। रो अपना छोटा सा प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मा आप अरु को फ़ोन करो ना, देखो उन्होंने आज ना ही मुझसे बात की और ना ही मैंने उनसे, प्लीज़ प्लीज़ आप लगाओ ना उनको वीडियो कॉल। तभी नीति उससे कहती है, अरे अभी तो कोई यहाँ बोल रहा था कि उसको अरु से बात ही नहीं करनी और अभी देखो कैसे जान अटकी पड़ी है आपकी। हाँ, इससे ये बात तो क्लियर होती है कि जैसे वो आपके बिना रह नहीं सकता ना वैसे ही आप उसके बिना रह नहीं सकते बेबी। इस पर रो साक्षी से नीति की शिकायत करते हुए कहती है, मम्मा देखो ना भाभी आपके क्यूट से बेबी को कैसे चिढ़ा रही है, ये तो बहुत गंदी बात होती है ना। तभी साक्षी उसके बिखरे हुए बाल संवारते हुए कहती है, बेबी शायद अभी वो बहुत बिजी होगा इसीलिए उसने आपसे बात नहीं की, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो ना कि बिना आपसे बात किए उसकी मॉर्निंग गुड ही नहीं होती। अब रही बात वीडियो कॉल की, तो अगर वो अभी भी बिजी हुआ तो बात नहीं करेगा बच्चे और ऐसे आप फिर से सैड हो जाओगे जो हमें अच्छा नहीं लगता। रो साक्षी की तरफ आस भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, पर मुझे उनसे बात करनी है ना मम्मा। रो फिर से अपना चेहरा साक्षी के सीने में छिपा लेती है जिससे साक्षी को भी बुरा लगता है उसकी बच्ची को ऐसे उदास देखकर। तभी वो दोनों नीति की बात सुनते हैं जो उनसे कहती है, मेरे पास एक आइडिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये सुनते ही रो नीति की तरफ देखती है, अरे भले ही हम अरु को ऐसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते पर हम ऋषि को कॉल करके उससे पूछ सकते हैं ना अबाउट अरु।
ये सुनते ही रो बहुत खुश हो जाती है और नीति के गालों पर किस करते हुए उससे कहती है, येस येस, यू आर द बेस्ट भाभी, आई लव यू। इस पर साक्षी और नीति हंसते हैं। अभी जल्दी से करो ना ऋषि भैया को कॉल और वीडियो कॉल करना। नीति अपना फोन चालू करते हुए कहती है, हाँ बाबा, मैं कर रही हूँ उसे कॉल, आखिरकार हमारी प्रिंसेस की इच्छा है, उसे हम नज़रअंदाज कैसे करें। इतना कहते ही वो ऋषि को वीडियो कॉल करती है, जो 3 रिंग्स के बाद नीति का वीडियो कॉल उठाता है। नीति ऋषि की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, हे ऋषि, बिजी हो क्या तुम? एंड आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, राइट? इस पर ऋषि हंसते हुए कहता है, नो भाभी, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, मैं अभी थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ और फिर एक सर्जरी है तो उसमें मैं बिजी रहूँगा। वैसे क्या बात थी, आप तो कभी ऐसे ड्यूटी हावर्स में फ़ोन नहीं करते। सब ठीक है ना? परी ठीक है ना? वो बहुत घबरा जाता है। तभी साक्षी नीति के बाजू से फ़ोन में देखते हुए उससे कहती है, ऋषि शांत हो जाओ बेटा, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है और देखो यहीं पर बैठे बैठे तुम्हारी बातें भी सुन रही है। तभी रो भी मोबाइल स्क्रीन के आगे आती है, जिससे ऋषि उन तीनों को देख सकता है।